मुख्य धारा की मीडिया के जितने भी बड़े संस्थान हैं उनका गोदीकरण संपूर्ण हो चुका है और अब जो दूसरी जगह हैं जहां पर बची खुची रिपोर्टिंग है या फिर सवाल उठाए जाते हैं, जैसे न्यूज़ क्लिक है, वायर है, न्यूज़ लॉन्ड्री है, कैरवन है, इन सब पत्रिकाओं पर और वेबसाइट पर निगाह है कि कैसे इन्हें खत्म किया जाए। तरीका है मुकदमा या फिर छापा। ईडी जो है वो अब नई सीबीआई है। इसके जरिए विपक्ष के नेताओं को डराया जाता है, इसके जरिए अब पत्रकारों को डराए जाने का काम शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि पैटर्न ये है कि जो नई उभरती हुई जगह है उस जगह को उभरने से पहले खत्म कर दिया जाए। आज मैं रवीश कुमार को आपके चैनल से सैल्यूट करता हूं और रवीश कुमार को मैंने एक बार और कहा था कि मैं रवीश कुमार से ज्यादा सैल्यूट प्रणव रॉय को करता हूं, एनडीटीवी समूह के मालिकों को करता हूं, राधिका रॉय को करता हूं, जिन्होंने सत्य की आवाज जो रवीश कुमार उठाता था उसको बाहर फेंक देते उठा के। उन पे भी दबाव आया था, लेकिन उन्होंने एक सच्चे पत्रकार को और सच्चाई की आवाज के साथ टिके रहने के लिए, अगर आपके साथ आपकी संस्था खड़ी ना हो तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और यही वजह है रवीश ने आज तक कोई चैनल नहीं बदला है। रवीश उसी एनडीटीवी में चिट्ठी छाटने का काम करते थे और वहीं पे टिके हुए हैं। लेकिन मैं उन चंद लोगों से कहना चाहता हूं, ये मेरा सुझाव है उनको, कि आप 2 पैसे की लालच में आप मालिक चैनल तो बदल लिए, लेकिन जब सत्य की आवाज के साथ खड़े होने की वक्त आया तो एक सिर्फ एनडीटीवी का मालिक खड़ा नजर आया रवीश के साथ में, जिसमें कितने भी केस चला लिए। मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, आपको पता होगा, लेकिन वो चैनल अपने रवीश के साथ खड़ा रहा। ये एक बहुत बड़ी सीख है आपके लिए भी कि जिंदगी में किसी के साथ काम करो, लॉयल रहो। लॉयल रहोगे वो समूह आपके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये हमारे लिए खड़ा है, हम इसके लिए खड़े हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश में भी तो लगी रहती है, पूरी तरह से टॉर्चर करती है मेंटली। अभिसार शर्मा को देख लो, और भी बहुत सारे जो पत्रकार, अजीत अंजुम को देखो, वो यूट्यूब पर आए, बहुत सारे पत्रकार, अभिसार शर्मा हो गए, तो कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर तो रहता है। देखिए, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, अरफा खानम, मैं कितने का नाम आपको गिनवा सकता हूँ। बात सारी ये है कि सत्य के साथ खड़े रहने में कठिनाई जरूर होती है, उसके लिए आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इतिहास में इन्हीं लोगों का नाम सबसे टॉप पे लिखा जाएगा कि जब सारे लोग बिक चुके थे, चौथा स्तंभ खत्म हो चुका था, तो यही गिनती के लोग थे। बेशक इन्होंने लाखों की नौकरी को लात मार दिया या इनको निकाल दिया गया दबाव में, लेकिन इन्होंने अपनी जो रोजी रोटी थी इनकी, जो पत्रकारिता का गुण इनमें था, जो पत्रकारिता का एक वसूल है, उसको नहीं छोड़ा। तो इतिहास भी इन्हीं लोगों का लिखा जाएगा। और जो गोदी मीडिया के पत्रकार है ना, उनका बच्चा अगर किसी स्कूल में जाएगा, उससे पूछेगा तुम्हारे पिता का नाम क्या है, और गलती से उसने नाम बता देगा, चल बे उसका है तू। लेकिन कोई अगर बोलेगा कि मेरे पिता का नाम अजीत अंजुम है, मेरे पिता का नाम रवीश कुमार है, मेरे पिता का नाम अभिसार शर्मा है, तो उस बच्चे के साथ उसके दोस्त फख्र से उसका सर ऊंचा उठ जाएगा। ये फर्क आने वाला है आने वाले वक्तों में, जिसको इस गोदी मीडिया को पत्रकार नहीं समझ रहे हैं। तो आप नाम कमाने के लिए, सत्य के साथ खड़े रहने के लिए आपको कठिनाई झेलनी पड़ेगी। जंग हमेशा खीर पूड़ी और दही खा के नहीं जीता जाता। जंग जीतने के लिए कंद मूल पत्ते खा के भी जंगलों में गुजारा करना पड़ता है, तभी आपका नाम इतिहास में लिखा जाता है। जब इतना सब कुछ हो रहा है तो ये सरकार जीत कैसे रही है? इस सरकार, चाहे बंगाल इलेक्शन में देख रहे हैं कि वहाँ बता रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है बंगाल में, तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये सरकार जीत कैसे रही है? देखिए, इस जीत पे एक सवालिया निशान तो एक है। पहला सवालिया निशान ये है कि जो ईवीएम के बारे में लोगों की धारणाएं अब बन चुकी है, और धारणाएं यूं ही नहीं बनी है, अब जनता कुछ पढ़ने और स्टडी भी करने लगी है। गोदी मीडिया देख के गुजारा नहीं चला रही है अपना। वो जानती है कि जितने बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें वो ईवीएम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, या ईवीएम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल करना बंद क्यों किया, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पे सवाल उठा हुआ है पहले भी। नंबर 1, आपने कहा बंद क्यों रहे, तो एक जवाब तो ये हो गया कि ये जो बंद कहां से रहे, तो ये सवालों के घेरे में एक ईवीएम भी आज की डेट में आ रहा है। उसकी वजह एक और है कि अगर हम जमीन पे बैठ के और चांद पे जब हम सैटेलाइट भेजते हैं तो यहां से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो 1 किलोमीटर पे कोई मशीन चल रहा हो इलेक्ट्रॉनिक का, तो हम यहां से बैठ के उसको कंट्रोल कर सकते हैं और कराया जा सकता है। कितनी भी चीजें कर सकते हैं। एक सवाल तो यह है। दूसरा सवाल यह है कि बने क्यों। देखिए, जुमला और काठ की हांडी एक बार चढ़ती जरूर है। आज के डेट में आप बताइए
क्या गोदी मीडिया, मैं फिर आऊंगा कि गोदी मीडिया की बाप की औकात है कि नोटबंदी से देश को क्या मिला इसकी चर्चा कर ले, जीएसटी से देश को क्या मिला और कितने व्यापारियों ने आत्महत्या कर लिए, नोटबंदी में कितने लोगों की जान चली गई, इस पर चर्चा कर ले। आप बताइए 370 हटाना ठीक था, लेकिन 370 हटाने के बाद उस राज्य का क्या हाल है जिसमें 18 महीने से इंटरनेट नहीं है, उसका क्या हाल है? भाई एक शांति रखो भाई। 370 हटाना ठीक था, लेकिन 370 हटाने के बाद उस राज्य का क्या हाल है, उसमें कितनी डेवलपमेंट हुई? आपको पता होगा एक बिजनेसमैन का डेलीगेशन भेज दिया गया था। वो डेलीगेशन कौन था? गोदी मीडिया इस पे छुपा छुपा के उसको ढक देती है। देवेंद्र सिंह की बात कर लो, गोदी मीडिया छुपाने में माहिर है। तो उस राज्य का क्या हाल है? लॉकडाउन की बात करते हैं। लॉकडाउन में इसी देश का आंकड़ा कहता है कि एक नॉर्मल मजदूर है, उसके घर में 3 शाम का खाना होता है, उससे ज्यादा उसके पास खाना नहीं होता, उसके यानी कि काम के बगैर वो नहीं रह सकता 3 शाम के खाने के बाद। लॉकडाउन लगा देते हैं 21 दिन का बोल के, जो 60 दिन तक कम से कम चलता है। उसमें कितने लोगों की जान गई मेरे दोस्त रोड पे, उस आंकड़ों पे गोदी मीडिया चर्चा करती है। मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूं कि सरकार की जितनी भी नीतियां हैं और जो भी पॉलिसीज लेके आए हैं, ये चर्चा का विषय है। गोदी मीडिया इस पे 2 साल चर्चा कर सकती है, लेकिन इतने दबाव में है, चाटुकारिता की इतनी हद पार कर चुके हैं। और चाटुकारिता करने का भी बहुत बड़ा एक रीजन है, क्योंकि सरकार की अब इनके पास जो फंडिंग आ रही है वो सरकारी ऐड से आ रही है, क्योंकि मोदी सरकार में जो एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट है वो कई गुना बढ़ गया। अभी मैं आंकड़े पे नहीं जाना चाहता, कई गुना बढ़ गया। वो पैसे देने का एक तरीका बना लिया है। तुम हमारी बात करोगे तो तुम्हें ज्यादा ऐड देंगे, तुम हमारी बात नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं देंगे। बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, इक्का दुक्का चैनल का उदाहरण मैं दे सकता हूँ जिनको कुछ नहीं मिल रहा है। नाम लेना ठीक नहीं है अभी उनका, लोग कहेंगे उनके तरफ से, हाँ लोग कहेंगे उनके तरफ से बोल रहे हैं। बताइए, बंगाल में चुनाव होने जा रहा है कुछ समय बाद, वहाँ पर ईवीएम, जिस तरह से ममता बनर्जी ने भी ईवीएम का विरोध किया, एक तरफ जब ईवीएम से चुनाव हो रहे तो ममता बनर्जी भी ईवीएम से चुनाव करवाना चाह रही है, तो चल क्या रहा है? नहीं, इस सवाल पे जवाब देने से पहले मैं एक चीज कहूंगा कि देश के कहीं के भी किसी भी राज्य की जनता हो, वो जनता पहले ये देखे कि अगर कोई अमुक पार्टी मेरे से वोट मांग रही है और उसी अमुक पार्टी का सरकार अगर दूसरे राज्य में है तो वहां जनता के क्या हालात हैं। जो पार्टी हमसे तरह तरह के वादे कर रही है, उसने पूरे भारत के लोगों से वादा किया, उस वादे का क्या हुआ? वो जनता ये फैसला करे कि जब यही पार्टी दूसरे प्रदेश में जिसका राज चल रहा है वहां के जनता के जबान को चुप कर देती है, तो कल को ये हमारे प्रदेश में अगर आ गई तो क्या मुझे मुंह खोलने देगी? वही पार्टी जो दूसरे प्रदेश में राज कर रही है ऑलरेडी 5 साल 10 सालों से, वहां पे दंगे करा रही है, अगर हमारे राज्य में उसका सरकार बन गया तो हमारे राज्य का क्या हाल करेगी? मैं बंगाल के मामले में खास तौर पे एक चीज बात करना चाहता हूं। वो कल्चरल कैपिटल इंडिया का कहा जाता है, कल्चरल कैपिटल। उसके कल्चर को अगर बचाना हो, वहां के अपने जो एक भाईचारे की एक वहां पे माहौल रहे, आप किसी को भी चुनिए। आप यहाँ पे ये मत कहिएगा कि मैं ममता की तरफ से बात कर रहा हूँ, आप किसी को भी चुनिए, बदलाव कीजिए, लेकिन कहीं ऐसा बदलाव मत कर लेना कि अफसोस के अलावा आपके पास कोई रास्ता न बच जाए। ये याद रखिएगा। ईवीएम की बात करी आपने, देखिए ये मांग हर लोग आज की डेट में कर रहे हैं, हर आदमी, हर अपोजिट पार्टी कर रही है। आपको पता है सुब्रमण्यम स्वामी का बयान ईवीएम के ऊपर में, वो कहाँ गए? किसान बिल की बात कर लो, इनके अरुण जेटली और सुषमा स्वराज का बयान कहाँ गए? इनके जब ये विपक्ष में बैठे थे वे उसी चीज का विरोध कर रहे थे। एफडीआई की बात कर लो।